दुनिया का कोई भी कार्य अपने आप में नैतिक अनैतिक नहीं है, ये व्याख्या का मामला है। उसने अपनी पत्नी पे आरोप लगा दिया कि इसका फिजिकल रिलेशन एक दूसरे पुरुष के साथ, और उस इलाके के धार्मिक कानून के तहत अगर एक पुरुष ने ये बात कही अपनी पत्नी के बारे में और एक गवाह लेके आ गया तो ये मान लिया जाता है कि ऐसा हुआ। शायद जिना बोलते हैं इस अपराध को। अब वो लड़की बेचारी कह कह के थक गई कि मेरी बात भी सुन लो। अगर कोई महिला किसी पुरुष पे बलात्कार का आरोप लगाए, उसको 2 पुरुष या 4 महिला गवाह दिखाने होते हैं। वहाँ एकदम साफ है, 2 पुरुष गवाह बराबर है 4 महिला गवाह के। वो ये मान के चलते कि बलात्कार जब भी होगा खुले में होगा, बंद में नहीं हो सकता। ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, यानी हर मामले में ऐसा नहीं है, बल्कि बाज मामला तो ऐसे हैं कि उनमें सिर्फ और सिर्फ औरतों की गवाही ही कबूल की गई है। तो ये मसलन साथ के साथ हल करते जाए। हाँ, मसलन इसकी मिसाल ये है कि तो उसके लिए गवाह चाहिए उनको। मूर्खों के सरताज जो होते हैं ना, वो कई देशों में कानून बना रहे हैं। अब किसी महिला से बलात्कार हुआ, गवाह तो नहीं है भाई, उसकी शिकायत की कोई वैल्यू नहीं है। और पति ने कंप्लेंट कर दी ईरान में, सिर्फ ये कह दिया कि भाई गवाह है, इसका अवैध संबंध है, अदालत ने मान लिया। और इससे सजा क्या है? सजा ये है कि उस महिला को गर्दन तक जमीन में गाड़ देंगे, गर्दन बाहर रहेगी सर, और आसपास 50 लोग नुकीले पत्थरों से उसको मारेंगे। आपका सौभाग्य है कि भारत में थोड़ा सा इधर होते, पाकिस्तान में होते, बच गए बाल बाल। कोई लड़की किसी पुरुष को देख लेती, उसी पे हो जाता मामला खत्म, जमीन में गाड़ते यहाँ तक। और नुकीले पत्थर गोल भी नहीं होते हैं, नुकीले पत्थर होते हैं। और थोड़ा और उधर होते, अफगानिस्तान होता। बहुत बच्चे भगवान को बहुत धन्यवाद देना कि भगवान सही जगह पैदा कर दिया। थोड़ा नीचे करता श्रीलंका हो जाता। बच गए बहुत। मैं तो इसी में गिदगिद रहता हूँ, इधर बांग्लादेश हो जाता। बहुत सटीक बचे हैं, ऊपर चीन इतना बड़ा है। इन सब से बच के भारत में बहुत सुकून की बात है। जब जब भगवान से बात हो, धन्यवाद देना 10 बार की, भगवान धन्यवाद की सही जगह पैदा कर दिया। अब हम देखना यह है कि कुछ खवातीन के जहन में ये सवाल आता है कि ऐसा लगता है कि इस्लाम ने हमें इंफीरियर रखा है, कि हमारी गवाही को इस्लाम ने मर्द के मुकाबले में आधा रखा है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि गवाही अदालत में दी जाती है, और अदालत में अपीयर होना, आप जब गवाही देंगे तो अपने लिए नहीं गवाही देते, अपने लिए तो आदमी दावा करता है, आदमी गवाही देता है किसी दूसरे के हक में। तो चाहे बतौर गवाह के या बतौर मुल्जिम के अदालत में अपीयर होना, ये कोई अपने में फजीलत वाला अमल नहीं है, बस एक अमल है, एक मुआशरे को चलाने के लिए काम है। ये कोई फजीलत वाला अमल नहीं है कि जी फजीलत से औरतों को इस्लाम ने महरूम कर दिया। इस वक्त मेरी बेटियां मेरे साथ बैठी हैं और माशाल्लाह वो भी आपकी स्ट्रीम देखती हैं। वैसे तो शादीशुदा हैं, लेकिन उनका एक सवाल, क्योंकि ये कोई उन्होंने पढ़ के नहीं सीखा, यानी कहीं खुद पढ़ा नहीं है कहीं पे, लेकिन क्योंकि कुरान के हवाले से बात होती है तो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये जो औरत की गवाही आदि वाला मामला है, उसके हवाले से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की है, लेकिन वो कहते हैं कि फ़र्ज करे कि एक लड़की अकेली है और उसकी कोई जायदाद पे कब्जा कर लेता है, या उसके साथ कोई भी मामला हो जाता है और मुखालिफ कोई मर्द होता है, उसकी पूरी गवाही है और औरत की आधी गवाही है। एक तो ये, और एक नाकिसुल अकल, ये 2 बातें, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं। 2 बातें, 2 सवाल यहाँ आए हैं। पहला सवाल ये है कि औरतों की जो गवाही है वो मर्दों के मुकाबले में आधी क्यों है। तो एक तो ये कि ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, यानी हर मामले में ऐसा नहीं है, बल्कि बाज मामला तो ऐसे हैं कि उनमें सिर्फ और सिर्फ औरतों की गवाही ही कबूल की गई है। तो ये मसलन साथ के साथ हल करते जाए। हाँ, मसलन इसकी मिसाल ये है कि बच्चा किसका है। अब ये इतना बड़ा मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं है। ये मसला इतना बड़ा है कि इसी के ऊपर रिश्तेदारियों के सारे मसाइल जुड़े हुए हैं, विरासत के सारे मसाइल जुड़े हुए हैं, दौलत की तकसीम के सारे मसाइल जुड़े हुए हैं। इस मामले में एक औरत की गवाही भी काबिल कबूल है। तो ये कोई एब्सोल्यूट मसला नहीं है। अब रही ये बात, जायदाद पे कब्जा हो जाए, जायदाद पे, जी मैं उसी पर आ रहा हूँ, जी उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसको बयान कर रहा हूँ। अब हम देखना यह है कि कुछ खवातीन के जहन में ये सवाल आता है कि ऐसा लगता है कि इस्लाम ने हमें इंफीरियर रखा है, कि हमारी गवाही को इस्लाम ने मर्द के मुकाबले में आधा रखा है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि गवाही अदालत में दी जाती है, और अदालत में अपीयर होना,
आप जब गवाही देंगे तो अपने लिए नहीं गवाही देते, अपने लिए तो आदमी दावा करता है, आदमी गवाही देता है किसी दूसरे के हक में। तो चाहे बतौर गवाह के या बतौर मुल्जिम के अदालत में अपीयर होना, ये कोई अपने में फजीलत वाला अमल नहीं है, बस एक अमल है, एक मुआशरे को चलाने के लिए एक काम है। ये कोई फजीलत वाला अमल नहीं है कि जी फजीलत से औरतों को इस्लाम ने महरूम कर दिया। असल बात यह है कि ये जो काम, ये जो हुक्म है, ये एक पूरे इस्लामी जो एब्सोल्यूट मुआशरा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस्लामी मुआशरे में मर्दों और औरतों का रोल क्या है, जेंडर रोल क्या है? वो ये है कि मर्द का काम ये है कि वो बाहर के जो काम है वो देखे, मसलन उसको जाना है बाहर, काम करना है, कमाना है और घर पर आना है। औरतों का क्या काम है? उनको जाहिर है कि घर चलाना है, उनको खानदान की तरबियत करनी है, फैमिली चलानी है। ये एक्चुअल जेंडर रोल है जो इस्लाम ने दिया है, और इस्लामी मुआशरों के अंदर जो प्योर इस्लामिक मुआशरे हैं वहां उनको देखा जा सकता है। आमतौर से जो बैरूनी स्पेसिस हैं, यानी जो घर से बाहर के स्पेसिस हैं, जराइम वहां होते हैं आमतौर से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, तो गवाही की जरूरत भी फिर वहीं पड़ती है। तो जब मर्द ही ज्यादा यानी जराइम को देख रहा है तो गवाही देने की भी जरूरत फिर मर्द ही की है, औरत की गवाही देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक पॉइंट तो यह है। दूसरा पॉइंट यह है कि हम ये तो देखते हैं कि भाई औरत की गवाही को आधा कर दिया, लेकिन ये नहीं देखते कि सामने जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है ये कोई हतमी नहीं है कि सामने वाला मुजरिम हो, वो अभी मुल्जिम है और वो मासूम भी हो सकता है, उसको छोड़ा भी जा सकता है। ये भी मुमकिन है कि उसके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा कायम हो। हम उस एतबार से नहीं देखते। अब कुरान करीम क्या कहता है? कुरान करीम जो गवाही की बात करता है वो ये करता है कि अन तज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमा अल-उख़रा। सूरह बकरा की आखिर में यह आयत है कि एक औरत अन तज़िल्ला इहदाहुमा, ज़ल्ला यज़िल्लु के माना आते हैं गुमराह होना या भटक जाना, तो भूल जाना। अंतज़िल्ला इहदाहुमा के हो सकता है कि इनमें से एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिला दे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक औरत जो कि अपने जज्बात, जो आमतौर से औरतें, ये भी अगेन ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, आमतौर से खवातीन मर्दों के मुकाबले में ज्यादा जज्बाती होती हैं, ज्यादा इमोशनल होती हैं। तो एक औरत ने मसलन कोई वाकया देखा और उसको मिसरीड किया, और उस मिसरीड करने के नतीजे में उसने अदालत में जाकर गवाही दी, तो उसकी तो गवाही, अगर एक ही औरत की गवाही होगी और उसको काउंटर चेक करने का कोई तरीका नहीं होगा तो जो मुल्जिम है वो तो फंस गया, वो तो अपनी जान से गया। लेकिन अगर आपने दो औरतों की गवाही का प्रोविजन रखा तो हो सकता है कि एक औरत ने जज्बात में आकर मगलूब होकर उस वाकये को उसने मिसरीड किया और अदालत में गवाही दे दी हो। तो जब आप दूसरी औरत की गवाही को ऐड करेंगे तो अब आप पहली औरत की गवाही को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही औरत की गवाही को काबिल कबूल माना जाए तो फिर उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता। तो बहुत से जो मासूम लोग हैं वो बिहाइंड द बार्स होंगे। और ये मैं पर्सनल वाकया अब आपके सामने शेयर करता हूं, और ये मैंने वाकया कई मरतबा बताया भी है, उससे आपको अंदाजा होगा। अमेरिकन जुडिशरी सिस्टम ये इतना बेकार सिस्टम है, और यही इसको समझा जाता है कि जनाब बहुत ही आला किस्म का, चूंकि अमेरिका है तो भाई अमेरिका की हर चीज अच्छी होगी तो इनका जुडिशरी सिस्टम भी अच्छा होगा। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली 2012 में एज ए ज्यूरर एक अमेरिका की कोर्ट में सर्व करने की। मैंने एक दिन के तौर में यहाँ एज ए ज्यूरर मैंने सर्व किया, और यहाँ पर ये ज्यूरी ड्यूटी तकरीबन हर सिटीजन की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है कि ना भी वो बैज ऑफ ऑनर हो। तो मैं वहां गया, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी, अक्सर लोग जब जाते हैं तो वो ये करते हैं कि यार किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ाओ, और वो उल्टे सीधे जवाब देकर अदालत से बाहर निकल आते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि नहीं, मैं पूरा दिन अदालत में स्पेंड करूं और मैं देखूं कि इनका सिस्टम किस तरीके से चलता है। बहरहाल 44 लोगों में से 12-14 लोगों को सिलेक्ट करना था, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और उसके बाद हमारे सामने डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस आया और हमें सबूत दिखाए गए और ये बताया गया कि भाई इस मर्द ने एक औरत को जो है वो मारा है। कुछ उसके फोटोज भी थे, 911 को जो उसने कॉल की थी उसकी रिकॉर्डिंग भी थी, वगैरह वगैरह। उस औरत की अपनी गवाही अपने हक में थी और उसकी एक फ्रेंड की गवाही थी। इस तरह का पूरा केस था। जब हमने पूरा केस 2-4 घंटे सुना, उसके बाद हमें उन्होंने जज के पीछे जो दीवार थी उसके पीछे एक कमरा था, वहां उन्होंने हमें लॉक कर दिया और ये कहा कि भाई आप अपने डिवाइसेस दे दें, फोन वोन की जरूरत नहीं है, ये सारे एविडेंस आपके सामने हैं, अब आपको फैसला करना है और फैसला मुत्तफक अलैह होना चाहिए, किसी का डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अब उस पैनल में जिसमें मैं शामिल था उसमें मर्द भी थे और कुछ खवातीन भी थी। आपको हैरत होगी कि तमाम मर्दों का इसके ऊपर इत्तेफाक था और कुछ खवातीन भी साथ में थी कि भाई ठीक है, ये तो मान लिया कि वायलेंस हुआ है, लेकिन ये उस एक्सट्रीम लेवल का वायलेंस नहीं है कि इस मर्द को आप 3 साल के लिए 4 साल के लिए जेल में डाल दें। और अगर जेल में डाल भी देंगे
तो फिर फैमिली का क्या होगा? अभी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो लामहला जब हस्बैंड 4 साल के लिए जेल में चला जाएगा तो बीवी किसी और को तलाश कर लेगी, बच्चों का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। ये मर्दों के जहन में चल रहा है, यानी मर्द इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इसको सजा वैसी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ कुछ खवातीन ये थी कि नहीं, इसने पंच मारा है तो इसको तो 4 नहीं 10 साल की सजा होनी चाहिए। अब आप देखें कि ये इमोशनल उनका एक जजमेंट था। इमेजिन करें कि अगर उसमें से किसी एक औरत को यहां पर सिर्फ गवाह मान लिया जाता और उसकी गवाही के ऊपर पूरे केस का दारोमदार होता, तो वो मर्द जेल में था 5 साल के लिए नहीं 10 साल के लिए, और उसकी फैमिली लाइफ बिल्कुल खत्म थी, बच्चों का मुस्तकबिल खत्म था। ये एक इमोशनली ड्रिवन टेस्टिमोनी होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी को कह रहा है, ज़ल्ला यज़िल्लु के माने आते राह से हटना, यानी इमोशंस की वजह से आप मगलूब हो गए और उसकी बुनियाद पर आपने गवाही दे दी। तो चूंकि खवातीन जो है वो ओवरऑल मर्दों के मुकाबले में ज्यादा इमोशनल होती है, इसलिए मुल्जिम को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि एक औरत की बजाय 2 औरत की गवाही होनी चाहिए ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन में आसानी हो। मुफ्ती साहब, जैसे आपने कहा मर्द बाहर के काम करते हैं, अगर कोई बच्ची डॉक्टर है तो वो भी बाहर होती है, उसके साथ कोई ऐसा वाकया हो जाए तो अगर वो आधी और आधी एक करके हो और दूसरी साइड पे अगर मर्द भूल जाए तो उसके साथ एक और मर्द मिल जाए, उनकी तो 2 गवाहियां हो जाएंगी और इनकी एक हो जाएगी। तो मतलब जस्ट अ सेकंड, मैं जरा सा होल्ड ऑन 1 मिनट। ये लैपटॉप की बैटरी जरा डेड हो रही है, मैं तार लगा दूं। होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। नो प्रॉब्लम। लाइक और शेयर करते रहिए, ग्रुप्स में जो है वो आप लिंक देते रहिए, और प्लीज़ कोशिश करिए कि जो हमारे नॉन मुस्लिम हैं उनको मौका दिया जाए। जी सर, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि बच्चियां भी आजकल डॉक्टर होती हैं। जी हाँ, अपना गायनोकोलॉजी है वो सारा बच्चे, और वो बाहर होती हैं। जी हाँ, अगर उनके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे वो बेचारी अकेली औरत होती है, हाँ, और उसका राइट होता है कि कहीं उसने गवाही देनी हो किसी जी, भी मामले के अंदर, तो वहां पे तो उसको खुद ही फेस करना होगा और उसकी गवाही आदि होगी। ये इस मामले के अंदर जरा, और नहीं गवाह जो देखिए, होता है वो दो चीजों में हम फर्क नहीं करते हैं, और ये भी जो मॉडर्न वेस्टर्न लीगल सिस्टम है उसकी वजह से। मॉडर्न वेस्टर्न लीगल सिस्टम में होता क्या है कि जो मुद्दई है उसी को गवाह मान लिया जाता है, यानी मुद्दई जो है वो अपने केस का पहला गवाह है। जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है वो ऐसा नहीं है, मुद्दई मुद्दई है, वो चाहे कैसा ही दावा करे, दावा रहेगा, उसके बाद उसके ऊपर उसको गवाही देनी है, गवाही पेश करनी है, और वो गवाह वो खुद नहीं हो सकता, गवाह दूसरे होंगे। तो हम ये एक एक्सट्रीम रेयर सिचुएशन लेकर आए कि एक औरत है, मसलन उसके साथ कोई जुल्म हुआ और वहां पर कोई मर्द, कोई दूसरा आदमी नहीं था, एक ही मर्द था, उसी मर्द ने उसके ऊपर जुल्म कर दिया। अब इसको अदालत में साबित कैसे करें? तो जाहिर सी बात है कि हम यहां पर भी बायसनेस के साथ देख रहे हैं। वो ये कि हमने औरत को, चूंकि हमारे जहन में ये वायर्ड है कि नहीं, औरत हर एतबार से उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, उसकी वजह यह है कि वो मर्द के मुकाबले में फिजिकली कमजोर है। तो हमने इस बायसनेस के साथ इस मसले को देखा। मुझे एक बात बताएं कि यह भी तो हो सकता है कि एक ऐसी सूरत हाल हो कि जहां सिर्फ एक औरत है, जहां मर्द है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई दूसरा मर्द वहां मौजूद नहीं है, कोई दूसरी औरत मौजूद नहीं है, और औरत मर्द के ऊपर कोई इल्जाम लगा ले। अब अगर आप उसके दावे को ही गवाही समझेंगे तो मर्द तो अपनी रेप्यूटेशन और अपनी जान और अपनी इज्जत से तो गया। तो आपको अनबायस होकर देखना पड़ेगा, जो कि आमतौर से ऐसा होता नहीं है आम हालात में, कि वहां कुछ है ही नहीं और उसको किसी दूसरे तरीके से साबित किया ही नहीं जा सकता। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो मुद्दईया है उसी की गवाही को मान लिया जाएगा। मुद्दईया रहेगी, उसको गवाह पेश करना पड़ेगा, उसको सबूत पेश करना पड़ेगा अगर किसी को जेल में डलवाना है। अच्छा, एक बात तो अब आखिर में ये समझ आई कि शरिया लॉ के अंदर जो मुद्दई है वो गवाह नहीं होता, नंबर 1 जी। अच्छा, इसका मतलब है कि गवाह वो होगा कि वो किसी जगह का विटनेस हो, जी हाँ, केस किसी और का हो जी, और वो एज अ गवाह पेश हो वहां पे। बिल्कुल ठीक है, एक बात ये। अच्छा, अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, वो नाकिसुल अकल वाली बात पे। जी हाँ। तो अब आप देखें कि जिस हदीस में नाकिसुल अकल वाली बात आई है, उसमें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुन्ना नाकिसातु अक्लिन व दीन, के खवातीन नाकिसुल
अक्ल होती हैं, तो खवातीन ने सवाल किया, जिन खवातीन से कहा जा रहा था ना, उन्होंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह के वमा नुकसान व अक्लिना, के हमारे अक्लों में जो नुकसान है उसका क्या मतलब है। ये नहीं पूछ रही हैं वो कि हम या रसूल अल्लाह आपने कैसे ड्रैगेटोरी या मिसोजिनिस्ट रिमार्क दे दिए, इस तरह के जो अल्फाज आजकल इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये हदीस में है? अच्छा, जी जी जी, हदीस में, कुरान में नहीं है। तो आपने फरमाया कि उन खवातीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह हमारे दीन में, हमारे अक्ल में जो नुकसान है उसका क्या मतलब है, वमा नुकसान आखिरीना, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये गवाही वाली बात की कि देखो क्या तुम्हारी गवाही दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर नहीं होती, तो गवाही से इसको लिंक किया। अब आप ये तसव्वुर करें कि अगर कोई एक आदमी है जो दूसरे के मुकाबले में जरा कम इंटेलिजेंट है, कम पढ़ा लिखा है, यानी बेवकूफ नहीं है, वो पागल नहीं है, दो मर्द हैं, एक मर्द ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, और एक मर्द कम इंटेलिजेंट है, लेकिन दोनों ने एक वाकये को देखा, तो क्या कम इंटेलिजेंट आदमी की गवाही को मुस्तरद कर दिया जाएगा महज इसलिए कि वो दूसरे के मुकाबले में कम इंटेलिजेंट है? हरगिज नहीं। तो यहां अकल से मुराद क्या है? यहां अकल से मुराद वही जज्बात हैं कि नुकसानुल अक्ल, यानी हम खवातीन आमतौर से जज्बाती होने की वजह से बहुत से मामलात को मिसरीड कर लेती हैं, और उस मिसरीड करने के नतीजे में बाज मर्तबा गवाही जो है वो ऐसी हो जाती है जैसी जो अदालत के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। तो उनका ज्यादा जज्बाती होना यह दरअसल नुकसान अक्ल है। अब कोई ये कहे कि जी खुदा ने औरतों को ज्यादा जज्बाती क्यों बनाया? औरतों को ज्यादा जज्बाती होना दरअसल ये उनके लिए बैज ऑफ ऑनर है। उसकी वजह यह है कि अगर औरत ज्यादा मर्द के मुकाबले में ज्यादा जज्बाती नहीं होगी तो माँ का जो किरदार है वो औरत कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। माँ का किरदार औरत अदा करती ही इसलिए है कि वो बाप के मुकाबले में ज्यादा जज्बाती है। अगर इमेजिन करें कि बहुत से रिश्तों में शौहर और बीवी के मुकाबले में बीवी ज्यादा जज्बाती है, उसकी वजह से बहुत से यानी हम देखते हैं अपने मुआशरों में शादियां बाकी रहती हैं। अगर खाली यानी मर्द और औरत दोनों के दोनों जज्बात में यकसा हो तो शादियां कब की महीना 2 महीने भी ना चले और वो टूट जाएं। तो औरत का ज्यादा जज्बाती होना दरअसल किसी खानदान को बाकी रखने के लिए गुलू की हैसियत रखता है। तो अल्लाह ताला ने अगर उसको ज्यादा जज्बाती बनाया तो उसके लिए बैज ऑफ ऑनर है, और यही नुकसान अक्ल है जिसको हदीस के अंदर बयान किया गया। किसी चीज का कम होना, नुकसान का मतलब क्या है? कम होना। तो किसी चीज का कम होना यह ऐब नहीं है। अच्छा, तो मुफ्ती साहब इसके अंदर जो यानी दूसरे मामलात हैं, मसलन कोई मसलन रेप हो जाता है या इस किस्म का हो जाता है, तो उसके अंदर भी औरत की गवाही ही इस्लामिक लॉ आज के दौर में तो कोई मसला ही नहीं है। देखें जो शरिया लॉ, जी मैं शरिया लॉ की बात कर रहा हूं कि रेप का ताल्लुक, बहुत से लोग रेप और जिना दोनों के दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से जिना के लिए 4 गवाह की जरूरत है तो रेप के लिए भी 4 गवाह की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है। रेप का जो कानून है वो ताजीर के तहत आता है, और जिना का जो कानून है वो हद के तहत आता है। हद यानी जिसको कुरान और सुन्नत के अंदर बयान कर दिया गया। जिना होता है कंसेंशुअल। अगर कंसेंशुअल जिना है तो ऐसी सूरत में 4 गवाह की जरूरत है उसको साबित करने के लिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो दोनों जानी और जिना करने वाला मर्द और औरत ऑब्वियसली जिना का इकरार नहीं कर रहे, दोनों ही इनकार कर रहे हैं। तो उन दोनों को गलत साबित करने के लिए आपको 4 बंदे चाहिए, 4 गवाह चाहिए। लेकिन अगर रेप का कोई वाकया हुआ है, चूंकि तो ये ताजीर के तहत आता है, और ताजीर के लिए आपको 2 गवाह जो एक आम कानून होता है उसकी जरूरत है। अब आप ये कहें कि नहीं जी एक औरत का तो रेप हुआ है, गवाह कोई है नहीं, तो उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? तो सवाल ये है कि हम सिर्फ औरत ही के नुक्ता नजर से क्यों सोच रहे हैं, हम मर्द के नुक्ता नजर से क्यों नहीं सोचते? हो सकता है कि इस औरत ने मर्द के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया हो। क्या ऐसा होता नहीं है? कितने ही दुनिया के अंदर वाकयात हैं। बल्कि बड़े बड़े लोगों को फंसाने के लिए खवातीन को एज ए हथियार इस्तेमाल किया जाता है। ये तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी की बुनियादी थीम है। इंटेलिजेंस कंपनियां, ये इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं ये बहुत यही काम करती हैं। एग्जैक्टली जी जी, ये इसको हनी ट्रैप कहते हैं। हनी ट्रैप कहते हैं। तो हम उसको भी ध्यान में रखना चाहिए जी। अच्छा, उसके लिए जो आपने हद कहा, उसके लिए कितने गवाह की जरूरत है? 4। हद के यानी रेप के लिए भी? नहीं, जिना के लिए कंसेंशुअल। और रेप के लिए ये आम यानी जो आम निसाब है 2 गवाह, उसकी वो चल जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए डीएनए टेस्ट है या कोई भी चीज है, जो मॉडर्न टूल्स हैं उनके जरिए अगर साबित किया जा सके तो रेप को बिल्कुल साबित किया जा सकता है। थैंक यू मुफ्ती साहब, बस प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया आप लोगों का, बच्चों ने नाक में दम किया हुआ था।
जज़ाकुल्लाह खैरा, आपको बहुत नवाजे। जी, बारकल्लाह बहुत शुक्रिया जी नवीद भाई, बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं स्केप्टिक